हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अनसिमेट्रिकल बेंडिंग एंड शेयर सेंटर। इनके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। जो सब्जेक्ट हम डील कर रहे हैं वो है एडवांस मशीन डिज़ाइन और एडवांस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो सिंपली व्हेन अ सेक्शन ऑफ अ बीम is not symmetrical about the plane of bending, an unsymmetrical bending take place, that is in addition to bending due to applied loads, twisting is observed in beam। जब हम कोई सेक्शन की बात कर रहे हैं जो कि बीम का सेक्शन है और सिमेट्रिकल नहीं है प्लेन ऑफ बेंडिंग के, वहां पे अनसिमेट्रिकल बेंडिंग आ सकती है। साथ में जो हमने लोड अप्लाई किया है उसके कारण ट्विस्टिंग भी देखी गई है। तो अनसिमेट्रिकल बेंडिंग की प्रॉब्लम आती है। शेयर सेंटर भी हमको यहां पर बताना पड़ता है। तो ये होता कैसे है, सबसे पहले हम सेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि सिमेट्रिकल सेक्शन क्या होते हैं और कितने तरीके से सिमेट्रिकल होते हैं। तो सिमेट्रिकल सेक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रॉइड की। तो देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है और इसका सेंट्रॉइड कुछ यहाँ पे दिया गया है C, जो कि एक्स एक्स सेंट्रॉइडल एक्सिस के सिमेट्रिकल है, वाई वाई सेंट्रॉइडल एक्सिस के सिमेट्रिकल है। तो ये दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। सेम सर्कुलर सेक्शन देखते हैं। तो सर्कुलर सेक्शन में भी देखते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस के अबाउट, सेंट्रॉइडल वाई वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। सेम आई सेक्शन में जाते हैं तो आई सेक्शन में दो पॉसिबिलिटी मिल सकती है। एक पॉसिबिलिटी है जब सेंट्रॉइड यहां कहीं पे हो, तो सेंट्रॉइड की पोजीशन इस तरीके से है, एक्स एक्स सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, वाई वाई सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। अगर फ्लैंज वेब की थिकनेस या डायमेंशन हम चेंज कर दें कुछ, तो सिमेट्री चेंज हो सकती है आई सेक्शन में। यहां पे देखिए ये वाई वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, लेकिन एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। तो सिमेट्रिकल अबाउट वन एक्सिस, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट वन, दैट इज वाई वाई सेंट्रॉइडल एक्सिस। यहाँ पे दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। सेम टी सेक्शन में जाते हैं तो टी सेक्शन में भी देखेंगे वन सिमेट्रिकल एक्सिस है जो कि वाई वाई सेंट्रॉइडल एक्सिस हो गया। एंगल सेक्शन की बात करें या एल सेक्शन जिसको आप बोल सकते हैं, एंगल सेक्शन में भी आप देखेंगे इसका सेंट्रॉइड कुछ यहाँ पे एक्ट करेगा। तो ये तो ना तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ना ही वाई वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो इन केसेस में अनसिमेट्रिकल बेंडिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो सिंपल अगर हम थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग की बात करें तो थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग में हम ये मान के चलते हैं कि जो सेक्शन है बीम का वो सिमेट्रिकल है प्लेन ऑफ बेंडिंग के। ये कंडीशन आपको लेनी ही पड़ेगी।
ये आपका एक मान लीजिए एक सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन देख सकते हैं, और ये हमने कैंटिलीवर बीम ली है। और हमने एक लोड अप्लाई किया है। तो क्या बोल रहा है, इन थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग द सेक्शन ऑफ बीम इज सिमेट्रिकल अबाउट द प्लेन ऑफ बेंडिंग। तो सिंपल थ्योरी ऑफ बेंडिंग क्या बोलती है, उससे जब हम डिराइव करते हैं तो हमारे पास आता है सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। आप सिंपली यहां से स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पे सिंपल बेंडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अनसिमेट्रिकल बेंडिंग की। तो इन केसेस में क्या होता है वो हमको तो सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ये फ्रैक्चर फॉर्मूला है। जब हम डिराइव करते हैं इस फॉर्मूले को, तो द सिंपल फ्लैक्चरल formula derived in theory of simple bending is not applicable when the section is not symmetrical about the plane of bending. हम डिराइव नहीं कर सकते अगर वो प्लेन ऑफ बेंडिंग के सिमेट्रिकल ना हो तो। इन सच sections the principal axis and principal moments of inertia and product of inertia are determined. तो ऐसे जितने भी सेक्शन की बात करें वहाँ पे प्रिंसिपल एक्सेस हमको प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है? क्योंकि अगर हम स्ट्रेस को ऐसे केसों में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये पैरामीटर्स हमको काम आते हैं। तो सिंपली आप लिख सकते हैं स्ट्रेसेस developed in such sections of beam are dependent on these parameters.
तो इन पैरामीटर्स पे स्ट्रेस डिपेंड करता है। तो कौन कौन से पैरामीटर हो गए आपका? एक हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। इनको आपको निकालना ही पड़ेगा, आपको बताना ही पड़ेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ पे है, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो अब डेफिनेशन में आते हैं सिंपल। इफ द लोड लाइन, इफ द लोड line on beam does not coincide with one of the principal axis of the section, the bending take place in plane different from the plane of principal axis this type of bending, this type of bending is known as unsymmetrical bending। तो इसका मतलब अब समझेंगे कि क्या होता है। तो उससे पहले जो रीज़न होते हैं उनको देख लें और उनको फिर डायग्राम वाइज हम समझाएंगे। The two reasons of unsymmetrical bending. The two reasons of unsymmetrical bending. कौन कौन से दो रीज़न हो सकते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो पहला रीज़न है, द सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट टू एक्सेस लाइक आई सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन। आई सेक्शन की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल सेक्शन की बात कर रहे हैं, सर्कुलर सेक्शन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे दोनों एक्सेस सिमेट्रिकल हैं, लेकिन जो लोड लाइन है वो इंक्लाइंड टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। सिंपली आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये कैंटिलीवर बीम है और हमने जो सेक्शन चूज़ किया है वो है आपका सिंपल, मान लीजिए रेक्टेंगुलर सेक्शन था और ये रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया, कैंटिलीवर बीम हमने ली है। लोडिंग की बात हम नहीं कर रहे अभी। तो ये सिंपल आई सेक्शन हो गया, आई सेक्शन बोल रहा हूँ, रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया। तो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है। अगर सिमेट्रिकल है दोनों एक्सिस के, ये आपका
एक्स एक्स एक्सिस हो गया, वाई वाई एक्सिस हो गया। अगर सिमेट्रिकल है दोनों एक्सिस के अबाउट, तो आपका सेंट्रोइडल एक्सिस ही आपका प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएगा। मैंने क्या बोला? अगर सेंट्रोइडल एक्सेस आपका, वो केस हमने लिया है जब दोनों एक्सेस सिमेट्रिकल हैं, एक्स एक्स एक्सेस भी वाई वाई एक्सेस भी, उस केस में आपका प्रिंसिपल एक्सेस सेंट्रोइडल एक्सेस ही होगा। तो प्रिंसिपल एक्सेस को हम u और v से इधर डिनोट कर रहे हैं, u u v v। तो आपका x x एंड y y आपके सेंट्रोइडल एक्सेस हो गए, और u u एंड v v आपके प्रिंसिपल एक्सेस हो गए। किस केस में? जब दोनों एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो अगर लोडिंग सीधे सीधे y एक्सिस पे लग रही है तो उस केस में सिंपल बेंडिंग होगी, वहां पे अनसिमेट्रिकल बेंडिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है, किसी इंक्लिनेशन पे लग रहा है लोड, ये है आपका लोड हमने अप्लाई किया कुछ इस तरीके से, तो आपके ये सेंट्रोइडल एक्सिस था, तो लोडिंग कुछ यहां पे लग रही है, ये किसी एंगल पे, पर्टिकुलर एंगल पे, और ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। तो इस केस में अनसिमेट्रिकल बेंडिंग आएगी। तो सिमेट्रिकल सेक्शन में भी अनसिमेट्रिकल बेंडिंग आ सकती है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो लोड है वो इंक्लाइंड लगना चाहिए दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर सेंट्रोइडल एक्सिस पे ही लग रहा है, वाई वाई पे लग रहा है या एक्स एक्स पे लग रहा है, तो आपकी सिंपल बेंडिंग होगी। और अगर किसी इंक्लिनेशन पे लग रहा है तो उस केस में आपकी अनसिमेट्रिकल बेंडिंग की प्रॉब्लम आएगी। सेकेंड रीजन देखते हैं। द सेक्शन इटसेल्फ इज अनसिमेट्रिकल like angle section or a channel section, and load line along vertical any centroidal axis। यहाँ पे देखिए हमने एक एंगल सेक्शन लिया है, कैंटिलीवर बीम है, तो सिंपल एंगल सेक्शन है, यहाँ कहीं पे इसके प्रिंसिपल एक्सेस मिलेंगे, सेंट्रोइडल एक्सिस यहाँ पे एक्ट कर रहा है आपका। हमने जो लोड लगाया है वो वर्टिकली अप्लाई किया है। इन केसेस में भी आपकी अनसिमेट्रिकल बेंडिंग आएगी। तो ये जो कहलाएगी ये सेकेंड टाइप ऑफ अनसिमेट्रिकल बेंडिंग होगी। अब जो डिस्कशन करना है वो है आपका चैनल सेक्शन के बारे में। तो ये था एंगल सेक्शन, सिंपल जो लोडिंग लग रही थी वो वर्टिकली अलोंग द वाई एक्सिस लग रही थी, तभी भी जो बेंडिंग आ रही थी वो अनसिमेट्रिकल बेंडिंग कहलाएगी। अब हम चलते हैं चैनल सेक्शन में।
चलिए अब चैनल सेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक कैंटिलीवर बीम ली गई है और जो सेक्शन दिया गया है वो चैनल सेक्शन है। तो ये आपका चैनल सेक्शन है और जो लोड एक्ट कर रहा है वो सेंट्रॉइड पे, सेंट्रॉइड बोलो सीजी पे, जो जी है आपका वो सेंट्रॉइड है। इस केस में बेंडिंग भी आएगी और ट्विस्टिंग भी आएगी। तो द मेंबर हैज बीन सब्जेक्टेड टू बेंडिंग एंड twisting under the applied vertical load W। तो इस लोड W के कारण जो कि वर्टिकली एक्ट कर रहा है सेंट्रॉइड पे, तो ये बेंडिंग भी देगा और ट्विस्टिंग भी देगा। बेंडिंग तो समझ में आ रही है, देखिए कि एक वर्टिकल लोड एक्ट कर रहा है तो बीम बेंड करेगी। ट्विस्टिंग कैसे आती है ये समझना ज़रूरी है। तो ट्विस्टिंग समझने के लिए इस तरीके से आते हैं हम। ये हमारा चैनल सेक्शन है। तो हमने एज्यूम किया इस चैनल सेक्शन में जो मान लीजिए हाइट है, इसकी हाइट है h, और आपका जो शेयर फोर्स है वो शेयर फोर्स एक्ट करेगा, वो इस तरीके से इसका फ्लो होगा शेयर फोर्स का। इसको आप शेयर फ्लो बोलते हैं। तो आपका शेयर फोर्स in the flanges and wave of channel section is F1, F2 and F3। तो ये आपका यहाँ पे हो गया F1, F3 ना होके F1 ही है। तो इस तरीके से फ्लो होता है F1, ये F2, ये F1। तो F1 शेयर फोर्स ये लग रहा है, F1 ये लग रहा है। तो ये दोनों F1 फोर्स एक कपल फॉर्म करेंगे। तो फोर्स इज F1 constitutes a couple
F1 इंटू एच। तो कपल की डेफिनेशन आपको पता होगी, फोर्स इंटू आर्म ऑफ कपल। तो मान लीजिए एक फोर्स P लग रहा है, दोनों P फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच की डिस्टेंस L है, तो ये कपल फॉर्म करेंगे और जिसकी वैल्यू होगी P इंटू एल। तो P फोर्स हो गया, L हो गई आर्म ऑफ द कपल। तो सेम यहाँ पे F1 फोर्स है और H आर्म ऑफ द कपल है, तो ये कपल फॉर्म करेंगे और ये जो कपल होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा ट्विस्टिंग के लिए। तो द कपल इज रिस्पॉन्सिबल, द कपल इज responsible for twisting of the member। तो ये किस तरीके से कपल फॉर्म करेगा, ये इसको इस तरीके से ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा। तो इधर पे बेंडिंग भी आ रही है प्लस ट्विस्टिंग भी आ रही है। तो इस ट्विस्टिंग को हम हटाना है हमको, तो इसके लिए आपको शियर सेंटर का कॉन्सेप्ट देना पड़ता है। तो हम आते हैं कि अब मान लीजिए ये जो लोड लग रहा था ये W लग रहा था, अभी इस लोड W को मैं कहाँ लगा दूं। अभी जैसे ये जो लोड लग रहा था, ये लोड लग रहा था आपका कुछ यहां कहीं पे लग रहा था, कपल लग रहा है। अब इस लोड को मैं कहीं पे और शिफ्ट कर देता हूं जो कि इस कपल को के इफेक्ट को खत्म कर दे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये लोड मैंने यहां लगाया है इसको यहां ना लगा के अगर मैं कुछ यहां कहीं पे लगाऊं, चलिए इसको अलग से डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए चैनल सेक्शन है, F1 F2 शेयर फोर्स हो गए, F1 शेयर फोर्स हो गए, F2 यहां पे है। तो F1 के कारण आपका कपल फॉर्म हो रहा है, ये आपका G है। तो अभी लोड हम यहां लगा रहे थे, अब ट्विस्टिंग के इफेक्ट को ख़त्म करना है, तो हम क्या करें कि कुछ ऐसा लगा दें कि G से कुछ डिस्टेंस पे हम लोड लगाएं जो कि कपल के इफेक्ट को खत्म कर दे। तो कपल का इफेक्ट क्या होगा, F1 इंटू एच, W इंटू कोई लेंथ E लें जो कि अगर ये कपल फॉर्म कर रहा है आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे एक मोमेंट आना चाहिए जो कि इसके इफेक्ट को ख़त्म कर दे। तो हमने क्या किया, E डिस्टेंस पे हम यहां पे W लोड अप्लाई कर देते हैं, तो यहां पे एक हमको सेंटर मिलता है। तो ये डिस्टेंस हो गई E जो कि ट्विस्टिंग के इफेक्ट को खत्म कर रही है। यहां पे एक सेंटर मिला जो कि आपका शेयर सेंटर कहलाता है। तो इस तरीके से हमने अनसिमेट्रिकल बेंडिंग और शेयर सेंटर का कॉन्सेप्ट समझा। शेयर सेंटर के लिए मैं एक अलग से और वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।